जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, 7 जुलाई को हमारा फिर से सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, जिसमें आपका जो जूनियर का पेपर होता है या हम कह सकते हैं सेकंड पेपर जो होता है, इसमें एसएसटी वालों से 60 मार्क्स में आपका सोशल साइंस पूछा जाता है। सोशल साइंस यहाँ पर पूछा जाता है, ये आता है आपका 60 मार्क्स में। इन 60 मार्क्स में सोशल साइंस से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपसे आपकी एसएससी सब्जेक्ट की यहाँ पर पेडागोजी भी देखने के लिए आपको मिल जाती है। तो आप जानते हो कि सीटेट में जो क्वेश्चन होते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। यानी कि एनसीईआरटी की बुक से ही आपसे क्वेश्चन कोई स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ लिया जाता है, किसी का मैशिक बना के पूछ लेता है। तो क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से ही हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन तीनों को हम लोग एनसीईआरटी का लेके चलेंगे। साथ साथ इसकी जब थ्योरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो एमसीक्यू विद पेडागोजी पेडागोजी भी लेके चलेंगे और एमसीक्यू भी साथ में लेके चलेंगे। तो पहले हम लोग 3 क्लास में पॉलिटी, 3 क्लास में ज्योग्राफी और 6 क्लास में हम लोग हिस्ट्री, इन 12 क्लास में हम लोग 6 to 8 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज इसी सीरीज में हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं क्लास 6 की पॉलिटी के साथ। क्लास पॉलिटी रहेगी हमारी, क्लास 6 की रहेगी और टोटली एनसीईआरटी का है ये। एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर उठाए गए हैं और ये आपको कराए जाएंगे। एनसीईआरटी बेस्ड नहीं कहूंगा मैं इसको, मैं टोटली इसको एनसीईआरटी कहूंगा। अगर आप 6 to 8 और तीन तीन यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी 9 बुक्स को पढ़ने के लिए जाएंगे तो मैं समझता हूँ एक दिन में आप एक बुक को कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। लेकिन मैंने इस तरीके से यहाँ पर नोट्स तैयार किए हैं कि आपका टाइम तो बचेगा ही, आप रिवीजन भी जल्दी पाओगे और कर पाओगे और आपके लिए बहुत ही अच्छे नोट साबित होने वाले हैं। तो क्लास 6 की जो पॉलिटी रहेगी, ये मैक्सिमम मैं समझता हूँ 35 से 40 मिनट में पूरी 6 क्लास की पॉलिटी आज आपकी यहाँ पर तैयार हो जाएगी। 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा। इसके अलावा इसकी पीडीएफ भी आपको मिल सकती है अगर आप ग्रुप में शामिल होते हो तो। और ग्रुप में शामिल होने के लिए आपको 9808347403 आप इस नंबर पर मैसेज करके या थंबनेल पर नंबर है, मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो सकते हो। यहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जूनियर वालों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी दे दी जाएगी, पेडागोजी दे दी जाएगी। 20 कंप्लीट प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे आपको। 20 कंप्लीट 150 मार्क्स का आता है, ये प्रैक्टिस सेट दे दिए जाएंगे। और 20 के लगभग ही आपको सिर्फ एसएसटी के प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करा दिए जाएंगे। और मैं समझता हूँ सीटेट पास करने के लिए ये मैटर आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो क्लास की पॉलिटी के साथ। सभी मेरे साथी, मेरे भाई बहन, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर सभी ग्रुप में आपको वीडियो को शेयर करना है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए, ग्रुप के लिए ये नंबर है, ग्रुप में शामिल होने के लिए आप मैसेज कर दीजिएगा। यहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये जो पीडीएफ कराई जा रही है आपको यहाँ पर, इसकी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा रहने वाला है चैप्टर नंबर 1, 6 क्लास एनसीईआरटी की पॉलिटी का, जिसका नाम है विविधता की समझ। क्या नाम है इसका? विविधता की समझ। यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 होने वाला है। तो देखिए, आप जानते हो कि जो सीटेट में क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आजकल बहुत कम पूछे जाते हैं। क्वेश्चन अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में 3-4 चीजें पता है तो भी आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, बारीकी से पढ़ना है। यहाँ पर है ना, ज्यादा नहीं है, ज्यादा पढ़ने के बजाय कम पढ़िए, बट उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। तो देखिए, लद्दाख जो है, लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। जो लद्दाख है, ये जो बसा हुआ है, ये जम्मू और कश्मीर के पूर्व की पहाड़ियों में बसा हुआ है। और ये कैसा इलाका है? ये रेगिस्तानी एक इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। ये रेगिस्तानी इलाका है, इसलिए यहाँ पर खेती बहुत कम ही संभव है। और एक कैसा रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान है। ये रेगिस्तान के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि लद्दाख का रेगिस्तान कैसा है,
तो ये ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं। यहाँ के लोग क्या करते हैं, एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। तो देखिए क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि हमें जो पश्मीना ऊन मिलता है ये किससे प्राप्त होता है, ऊंट से, याक से, भेड़ से, बकरी से। तो याद रखिएगा जो हमें पश्मीना ऊन मिलता है ये हमें बकरी से मिलता है। किससे मिलता है, बकरी से प्राप्त होने वाला ऊन है। पश्मीना ऊन जो है ये बकरी से हमें प्राप्त होता है और इससे जो शॉल वगैरह बनाई जाती हैं ये बहुत ही अच्छी किस्म की होती है। ये ऊन बहुत अच्छी किस्म की होती है। नेक्स्ट है आपको, लद्दाख को व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है। लद्दाख को व्यापार के लिए क्या माना गया है, एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं। यहाँ क्या है, घाटियां बनी हुई हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। यानी यहाँ के इस इलाके से मध्य एशिया होते हुए कहाँ पहुंचा जा सकता था, तिब्बत पहुंचा जा सकता था। कहाँ पहुंच सकते थे हम लोग, तिब्बत पहुंच सके थे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां से इंपॉर्टेंट है ये कि लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। यानी लद्दाख होते हुए हुई बौद्ध धर्म जो है वो कहाँ पहुंचा, तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। क्वेश्चन लद्दाख के बारे में दे देगा कि यहाँ किस प्रकार का रेगिस्तान है, तिब्बत धर्म कहाँ कहाँ होके पहुंचा और ये छोटा तिब्बत किसको कहते हैं। इस तरीके से 3-4 चीजें दे देगा आपको, तो आपको सारे पॉइंट क्लियर होना जरूरी है। तो याद रखिएगा छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है, तो रेगिस्तान को छोटा, सॉरी लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। करीब 400 साल पहले 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय कब हुआ, लगभग 400 वर्ष पहले हुआ था। और अब यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। इस्लाम धर्म से परिचय हुआ लगभग 400 साल पहले और आज यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में क्या रहते हैं, मुसलमान रहते हैं। नेक्स्ट है आपका, तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। ये पूछ लिया जाता है कि ग्रंथ जो केसर सागा ग्रंथ है ये कहाँ का है, तो याद रखिएगा ये आपका तिब्बत का ग्रंथ है। कहाँ का, तिब्बत का ये ग्रंथ है। स्थानीय रूप से मुसलमान और बौद्ध धर्म दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। आगे देखते हैं केरल क्या है, केरल के बारे में देख लेते हैं, केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है कि केरल कहां बसा हुआ है, तो याद रखिएगा भारत के दक्षिणी पश्चिमी इलाके में बसा हुआ है। भारत के दक्षिणी पश्चिमी इलाके में बसा हुआ है आपका केरल। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ से किससे घिरा है ये केरल, समुद्र से घिरा है। दूसरी तरफ से पहाड़ियों से। केरल जो है एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, एक तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इन पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं। आप जानते हो केरल मसालों के लिए फेमस है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। तो सबसे पहले याद रखिए केरल कहाँ बसा हुआ है, भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। ये एक साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी साइड से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और उन पहाड़ियों पर क्या किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं। मसालों का बगीचा भी किसे कहा जाता है, केरल को ही मसालों का बगीचा कहा जाता है। आगे देखते हैं कि सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आई। मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता ही है ये लाइन कि सबसे पहले कौन केरल आए, तो अरबी एंड यहूदी क्या आए थे, केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस यहाँ है। ऐसी मान्यता भी है कि ईसा मसीह के जो धर्मदूत थे कौन, संत थॉमस, ये भी कहाँ आए, केरल आए थे। भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय है उन्हीं उन्हीं मतलब संत थॉमस को। उन्हीं से मतलब है यहाँ पर संत थॉमस। उन्हीं से क्या मतलब है यहाँ पर, संत थॉमस। भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय किसे जाता है, संत थॉमस को जाता है। आज नेक्स्ट लाइन, वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे।
कहां पहुंचे? केरल। कहां पर? केरल। तो पुर्तगालियों ने भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। पुर्तगालियों ने भारत किसकी वजह से आपका भारत का रास्ता जाना था, समुद्र का रास्ता जाना था? तो याद रखिएगा, वास्को ड गामा की वजह से। वास्को ड गामा कैसे पहुंचे केरल? पानी के जहाज से पहुंचे थे। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। आप जानते भी हैं केरल में ज्यादातर मछली चावल खाए जाते हैं। और मछली यहाँ कैसे पकाई जाती है? यहाँ पर मछली को नारियल के तेल में पकाया जाता है। हम लोग ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें पकाया जाता है, नारियल के तेल में मछली पकाई जाती है। और जम्मू एंड कश्मीर में कैसे पकाई जाती है? कश्मीर में कैसे पकाई जाती है? तो यहाँ सरसों के तेल में। यहाँ कैसे पकाई जाती है? सरसों के तेल में। यहाँ केरल में पकाई जाती है नारियल के तेल में। तो देखिए, केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। और वहां के अधिकतर लोग चावल और मछली खाते हैं। यहाँ के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? ज्यादातर चावल और मछली खाते हैं। और एक बुक के बारे में इसमें बता रखा है कि इसमें एक बुक के बारे में बात की गई, भारत की खोज। तो देखिए, ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि भारत की खोज पुस्तक किसकी है? तो याद रखिएगा, ये पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है भारत की खोज। इस तरीके से चैप्टर 1 हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। चैप्टर 1 थोड़ा सा बड़ा था इसलिए टाइम लगा, बाकी के चैप्टर सब इतना टाइम नहीं लेंगे। तो देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मैंने यहाँ पर इनकी ईयर भी मेंशन करती है, बर्थ एंड डेथ दोनों की ईयर, इनकी लाइफ कब से कब तक रही ये भी मेंशन किया है, को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन ये बन जाता है यहाँ से कि दलितों का मसीहा या पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। और ये दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ था, ये याद रखिएगा आप लोग, महार जाति में हुआ था। इनका जन्म किस में हुआ था? महार जाति में हुआ था। और महार जाति जो है ये अछूत मानी जाती थी, अछूत मानी जाती थी। कैसी? अछूत मानी जाती थी। इसलिए एक क्वेश्चन इससे याद रखिएगा, इससे संबंधित, कि अस्पृश्यता का जो उन्मूलन किया गया है, अस्पृश्यता का जो उन्मूलन किया गया है, ये अनुच्छेद अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, यानी छुआछूत जो खत्म की गई है, या अनुस्पृश्यता का उन्मूलन जो किया गया है, ये आपका अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद किसमें है? ये छुआछूत या आपका याद रखिएगा अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है, ये अनुच्छेद 17 में है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महार जाति में हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। अच्छा, विकलांग शब्द को बदलकर आज उनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? खास किस्मत वाले बच्चे, खास जरूरत वाले बच्चे कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? खास जरूरत वाले बच्चे कहा जाता है। और देखिए, दलित शब्द का मतलब यहाँ पर दे रखा है कि दलित जो होता है, दलित शब्द, इसका मतलब क्या है? दबाया गया, जिन्हें दबाया गया, कुचला गया, रौंदा गया। एक तरीके से दलित शब्द का मतलब है दबाया गया, कुचला गया, रौंदा गया। ये इसका क्या मतलब हो जाता है? दलित शब्द का हमारा अर्थ यहाँ पर हो जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है सरकार क्या है। चैप्टर नंबर, देखिए, दो तो चैप्टर हमारा बहुत जल्दी हो गया यहाँ पर, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं। यहाँ नोट सिर्फ आपके लिए वो किया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं होगा, एक एक लाइन यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, सरकार के स्तर याद रखिएगा, सरकार के स्तर क्या है? स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर में कौन कौन जाएगा? आपकी गांव और शहर की सरकारों के बारे में यहाँ बात की गई है। एक हो गया राज्य स्तर, तीसरा हो गया राष्ट्रीय स्तर। तो हम कह सकते हैं सरकार के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर। सबसे पहला याद रखिएगा राष्ट्रीय स्तर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, ये हो गया। इसके बाद राज्य सरकार, राज्य सरकार आप लोग समझ सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट जो हो गई। इसके बाद याद रखिए स्थानीय पंचायती, याद रखिएगा गांव शहर की, जैसे प्रधान के इलेक्शन हो गए, आपके मेयर के इलेक्शन हो गए, ये सब इसमें आ जाएंगे। इसके बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बना। क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि तेलंगाना नया राज्य कब बना था? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना को नया राज्य बनाया गया था। ये किस राज्य से अलग हुआ था? ये आपको कमेंटों में बताना है कि तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख।
जम्मू कश्मीर दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में कब बटा? याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019। कब बटा? 31 अक्टूबर 2019 को ये बटा था। भारत एक लोकतंत्र देश है। देखिए लोकतंत्र का मतलब क्या है, सीधा सीधा समझ लीजिए, लोकतंत्र का मतलब ये है कि हमें वोट डालने का अधिकार है, हमें अपना नेता चुनने का अधिकार है। शॉर्ट में, इन शॉर्ट समझ लीजिए कि हम अपना नेता, अपना राजा खुद चुनेंगे, राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, सीधी सी बात ये कह सकते हैं। तो देखिए भारत कैसा देश है? एक लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपना नेता चुनने की शक्ति होती है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। मैंने बताया था कि लोकतंत्र में हम लोग क्या चुनते हैं? अपना नेता या राजा चुनने का हमें अधिकार होता है। भारत में आजादी से पहले बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त था। अब एक पत्रिका की बात की गई है यहाँ पर कि एक पत्रिका है यंग इंडिया पत्रिका। एक पत्रिका है यंग इंडिया पत्रिका, जो कब आई? 1931 में आई। ये किसकी पत्रिका है? तो याद रखिएगा ये गांधी जी की, एम के गांधी, महात्मा गांधी जी की पत्रिका है आपकी यंग इंडिया पत्रिका। यंग इंडिया पत्रिका किसकी हो जाएगी? महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट है अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार मिला था 1920 में। इसके बाद इंग्लैंड में मिला 1928 में। ये ईयर कभी कभी पूछ ली जाती है कि अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला, तो याद रखिएगा 1920, 1920 में मिला। जबकि यही अधिकार यानी कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार इंग्लैंड में प्राप्त हुआ 1928। कब मिला? 1928 में इंग्लैंड में मिला, और अमेरिका में ये 1920 में मिला था। नेक्स्ट साथियों, अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मैसेज करना है 9808347403। इसी ग्रुप में आपको संपूर्ण जितने भी पीडीएफ होंगी आपके पेपर से रिलेटेड, चाहे पीआरटी आप देने जा रहे हैं या जूनियर आप लोग देने जा रहे हैं या आप लोग दोनों पेपर देने जा रहे हैं, प्राइमरी दे रहे हैं, जूनियर दे रहे हैं, दोनों पेपर दे रहे हैं, सभी पीडीएफ आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी ग्रुप में प्रोवाइड कराई जाएंगी। इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। ग्रुप में अगर आप शामिल होते हो तो आपको यहाँ पर ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इसके अलावा प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को प्लीज़ आप लोग सभी ग्रुप्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा मैटर यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों हम लोग चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो देखिए रंग भेद का मतलब है त्वचा, चमड़ी, त्वचा या चमड़ी के आधार पर भेदभाव करना। रंग भेद का मतलब क्या है? रंग के आधार पर, त्वचा के आधार पर, चमड़ी के आधार पर भेदभाव करना। अफ्रीका में श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड अलग अलग होते थे। अफ्रीका में क्या था? अश्वेत यानी कि काले लोग, हबसी लोग, जो सॉरी ये गलत वर्ड कह रहा हूं मैं, काले लोग जो हैं उनके लिए याद रखिएगा अश्वेत वर्ण, और गोरे लोगों के लिए श्वेत वर्ण, वो वर्ण उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तो आप लोग याद रखिएगा श्वेत अश्वेत यानी कि गोरे और अश्वेत काले लोगों के लिए बस स्टैंड जो थे अफ्रीका में अलग अलग थे। और अफ्रीका में क्या था? जो काले लोग थे यानी अश्वेत लोग जो थे उनको वोट देने का अधिकार भी नहीं था, वोट देने की इजाजत उनको नहीं थी। नेक्स्ट है इसमें देश की सबसे अच्छी जो जमीन थी ये क्या कर दी जाती थी? ये सरकारी सॉरी जो श्वेत लोग थे उनके लिए रिजर्व कर दी जाती थी, इनके लिए कैसी आरक्षित कर दी जाती थी। और अश्वेत लोगों को खेती के लिए बहुत ही घटिया, सबसे घटिया जमीन मिलती थी। यानी क्या था? जो अच्छी जमीन थी, जो वहाँ की अच्छी उपजाऊ जमीन थी, ये श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी, और अश्वेत लोगों को खेती करने के लिए घटिया जमीन प्रोवाइड कराई जाती थी। नेक्स्ट है आपका दक्षिणी पश्चिमी के हिस्से में सोवेटो शहर है। सोवेटो शहर कहाँ बसा हुआ है? दक्षिणी पश्चिमी एरिया में बसा हुआ क्या है? सोवेटो शहर है। इसमें सिर्फ क्या था? इसमें सिर्फ और सिर्फ काले लोग ही रहते थे, अश्वेत लोग ही रहते थे, और इनकी जो लैंग्वेज थी वो जूलू थी। इनकी लैंग्वेज क्या थी? जूलू इनकी लैंग्वेज थी। इनकी लैंग्वेज कैसी थी? जुलू थी। और जो श्वेत लोग थे उनकी भाषा थी अफ्रीकांस। उनकी भाषा क्या थी? अफ्रीकांस। श्वेत लोग जो थे ये अफ्रीकांस इनकी
भाषा थी, और जो काले लोग थे इनकी भाषा क्या थी? जूली जूलू थी। और ये कहाँ रहते थे? सोवेटो शहर में रहते थे, जो कहाँ था? दक्षिण पश्चिमी एरिया में था। कहाँ था? दक्षिण पश्चिमी एरिया में था। इसके अलावा देख लेते हैं, अश्वेत लोगों को और भारतीयों को श्वेत के बराबर नहीं माना जाता था। यानी अश्वेत जो काले लोग थे और जो भारतीय लोग थे, इनको श्वेत यानी गोरो लोगों के इक्वल नहीं माना जाता था, निम्न माना जाता था उनसे एक तरीके से। नेक्स्ट है आपका अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, और उसके नेता थे मंडेला। और उसके नेता कौन थे? नेल्सन मंडेला। उसके नेता याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला क्या थे? अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। ने रंग भेदभाव के खिलाफ बहुत लंबे समय तक इन्होंने संघर्ष किया था, और उन्हें जीत आखिरकार मिली थी। और ये जीत मिली उन्हें 1994 में। कब? 1994 में उन्हें जीत मिली, उन्हें सफलता मिली थी। सफलता मिली, दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना, तभी से सभी प्रजातियों को बराबर माना जाने लगा। तो याद रखिए, नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी, इसका नाम था अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन सा? अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार सीटेट में आपका पूछ लिया गया है। सीटेट में ये क्वेश्चन कई बार आपका बन गया है कि कावेरी नदी विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कावेरी नदी विवाद, तो याद रखिएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। किसके बीच? कर्नाटक और तमिलनाडु। और कृष्ण सागर राजा बांध जो है, ये कहां पर है? कृष्ण सागर राजा बांध जो है, ये कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में है, जो बेंगलोर शहर की जरूरतों को पूरी करता है। कौन? कृष्ण सागर राजा बांध। ये पूछ लिया जाए, कृष्ण राजा सागर बांध किसकी जरूरत पूरी करता है? बेंगलुरु शहर की। या बेंगलुरु शहर की जरूरत कौन सा पूरी करता है? तो याद रखिएगा, कृष्ण राजा सागर बांध आपका कहां पर है? कर्नाटक में है, बेंगलुरु शहर की जरूरत को पूरी करता है। नेक्स्ट है आपका मैटूर बांध का पूछ लिया था कि मैटूर बांध कहां पर है? तो याद रखिएगा, मैटूर बांध जो है आपका, ये तमिलनाडु में है। मैटूर बांध कहां पर है? तमिलनाडु में आपका मैटूर बांध है। कर्नाटक का कृष्ण राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है। कहां पर बना हुआ है ये? कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है। और तमिलनाडु का मैटूर बांध इसी नदी के, यानी कौन सी नदी? कावेरी नदी। इसी नदी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? कावेरी नदी। इसका मतलब क्या हो गया? कावेरी नदी के निचले छोर पर है। किस पर है? कावेरी नदी के ये निचले छोर पर है। अगला है अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब क्या कर दी गई है? कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। और ये किसके अंतर्गत है? ये है आपका अनुच्छेद 17 में। किसमें है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 में है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता पर रोक लगा दी गई है? तो याद रखिएगा, या ये कह दिया जाता है कि इसका उन्मूलन कर दिया गया है, तो ये आपका कहा जाता है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। नेक्स्ट चैप्टर आपका पंचायती राज। पंचायती राज में दे रखा है, ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। इसमें एक गांव या एक से ज्यादा गांव हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है? एक गांव या एक से ज्यादा गांव हो सकते हैं। अब देखिए, ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? तो याद रखिएगा, किसी व्यक्ति जो अपने 18 साल से उम्र पूरी कर चुका हो और जिसका वोटिंग लिस्ट में नाम हो, जिसका वोटिंग लिस्ट में नाम हो, ये ग्राम सभा का सदस्य कहलाता है। क्या? 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, वोटिंग लिस्ट में जिसका नाम हो। वोटिंग लिस्ट में नाम किसका होता है? जिसको वोट देने का राइट होता है। या कह सकते हैं, वोट देने का राइट किसको है? नंबर 1, 18+ एज हो, और वोटिंग लिस्ट में जिसका नाम आएगा वही वोट डाल सकता है, अदरवाइज वोट नहीं डाल सकते। तो देखिए, कोई व्यक्ति जिसकी उम्र कितनी हो? 18 वर्ष से उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, और जिसका नाम मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ऑलरेडी बता चुका हूं, 18 एज कंप्लीट कर चुका हो, वोटिंग लिस्ट जो आती है उसमें उसका नाम हो, वो ग्राम सभा का सदस्य कहलाता है। नेक्स्ट है, एक ग्राम पंचायत को क्या बड़ी ग्राम पंचायत होती है, तो इसको कई वार्ड में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। आप जानते हो, वार्ड में कई डिवाइडों में ये वार्ड में बटी हुई होती है। और पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इस क्वेश्चन में बहुत लोग गलती कर देते हैं, खास करके मेरे यूपी के बहन भाई इसमें बहुत ज्यादा
गलती करते थे। उसका कारण ये होता है कि हमारे जहाँ पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको हमारे यहाँ प्रधान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हमारे यहाँ प्रधान बोला जाता है। और ये मुख्य सरपंच हम लोग बोलते हैं, ज्यादातर राजस्थान में आपने देखा होगा, राजस्थान में क्या बोला जाता है? सरपंच बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें अपने अकॉर्डिंग ना देकर हमें एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देना है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे देना है? एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर देना है कि पंचायत का मुखिया कौन होता है। तो पंचायत का मुखिया याद रखिएगा सरपंच होता है। यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने के लिए और मिलेगा, प्रधान ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ प्रधान एक ऑप्शन दे रखा होगा, ये जो प्रधान है ये गलत होता है। ये जो ऑप्शन आता है ये गलत होता है। हम जल्दबाजी में उसी ऑप्शन को टिक कर देते हैं क्योंकि हमारी गलती नहीं इसमें, हमारे यहाँ बोलते ही प्रधान है उत्तर प्रदेश में, आपको पता। तो प्रधान पंचायत का मुखिया याद रखिएगा सरपंच, पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। अच्छा देखिए, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो देखिए सरपंच के साथ साथ गांव में एक गवर्नमेंट के द्वारा एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है जिसे सेक्रेटरी या सचिव बोला जाता है। तो याद रखिएगा सचिव के लिए कोई भी चुनाव नहीं होता, इसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, फिर बता रहा हूं, सचिव जो होता है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सरकार के द्वारा की जाती है। इसके लिए कोई भी इलेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत के आमदनी की स्रोत कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो ग्राम पंचायत है जो है इसकी आमदनी की स्रोत है घरों एवं बाजारों में लगाए जाने वाला कर, कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम में मिलने वाला दान। ये सभी क्या है? ये सभी हमारे ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या है? ग्राम पंचायत की आमदनी के ये स्रोत है। नेक्स्ट है आपका पंचायत के 3 स्तर। पंचायत के 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो पहला याद रखिएगा, पंचायत के 3 स्तर याद रखिएगा। पहला ग्राम पंचायत, पहला ग्राम पंचायत, यहाँ आपके प्रधान के या किसके इलेक्शन होते हैं? प्रधान के इलेक्शन होते हैं। दूसरा है हमारा विकास खंड, विकास खंड इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं। इससे क्या कहा जाता है? ब्लॉक को याद रखिएगा, विकास खंड यानी कि ब्लॉक हो गया। इस ब्लॉक को क्या कहा जाता है? ब्लॉक को क्या कहते हैं हम लोग? जनपद पंचायत भी कहते हैं। वैसे जनपद जिले को बोला जाता है, बट याद रखिएगा जनपद पंचायत किसको बोला जाता है? ब्लॉक को बोला जाता है। तो ब्लॉक लेवल के इलेक्शन यहाँ होते हैं, इसमें बीडीओ जो ब्लॉक प्रमुख बनते हैं। इसके अलावा जिला पंचायत या जिला परिषद, जिला पंचायत या जिला परिषद, ये 3 प्रकार के पंचायत के स्तर हैं, ग्राम पंचायत, विकास खंड, जिला पंचायत या जिला परिषद। नेक्स्ट है आपका पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, देखिए फिर सुनिए। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि वितरण की व्यवस्था करती है। क्वेश्चन पूछ लिया था व्यवस्था कौन करता है? तो जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जिला परिषद के द्वारा। लेकिन किसकी मदद से? पंचायत समिति की मदद से। करता कौन है? जिला परिषद करती है। किसकी मदद ली जाती है? पंचायत समिति की मदद से ली जाती है। नेक्स्ट है आपका गांव का प्रशासन, चैप्टर नंबर 6, गांव का प्रशासन। इसमें है भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। भारत में क्या है? 6 लाख से अधिक गांव हैं। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना, ये पटवारी का मुख्य काम होता है। किसका मुख्य काम है? जमीन को नापना और इसका रिकॉर्ड रखना, ये पटवारी का मुख्य काम है। अब पटवारी को क्या होता है? अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पटवारी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर इसको देखिए पटवारी बोलते हैं, कहीं इसको लेखपाल बोलते हैं, कहीं इसको कर्मचारी बोला जाता है, कहीं इसे ग्रामीण अधिकारी कहते हैं, तो कहीं इसे कानून को कहते हैं। ये सभी वर्ड जो हैं ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। एक भी वर्ड पर आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए जमीन मापना और उसका रिकॉर्ड रखना किसका काम है? ये पटवारी का काम है। पटवारी को किस किस नाम से जाना जाता है?
पटवारी के नाम से जाना जाता है, लेखपाल के नाम से जाना जाता है, ग्रामीण अधिकारी के नाम से जाना जाता है, कानून गो के नाम से भी इसको जाना जाता है, और कहीं कहीं इसको कर्मचारी के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी के सभी आपके पटवारी के नाम है। नेक्स्ट है आपका, एक खेत नापने की बड़ी लोहे की जंजीर होती है। खेत नापने की लोहे की जंजीर होती है, उसको जरीब कहते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया था कि जरीब किसको कहा जाता है या जरीब किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा खेत नापने की लंबी लोहे की जरी, जो लंबी लोहे की जो होती है जंजीर, उसको जरीब कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? उसको जरीब कहा जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। जो उपखंड है उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं तहसील कहते हैं, कहीं तालुका इत्यादि। हमारे यहाँ जैसे क्या बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में तहसील बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तहसील बोला जाता है। और तहसील जमीन से संबंधित जुड़े विवाद जो होते हैं, इनको कहाँ सुना जाता है? इनको तहसीलदार के दफ्तर में सुना जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जमीन से जुड़े मामले जो होते हैं इनको कहाँ सुना जाता है, तो याद रखिएगा इनको, आप याद रखिएगा इनको कहाँ सुना जाता है? इनको सुना जाता है तहसीलदार के दफ्तर में। जमीन से जुड़े हुए जितने विवाद होते हैं उनको तहसीलदार के दफ्तर में सुना जाता है। नेक्स्ट है एक नया कानून। कौन सा नया कानून? एक नया हिंदू धारा अधिनियम, ये आया 2005 में। कब आया? हिंदू धारा अधिनियम कानून कब आया? 2005 में आया। इस कानून में क्या था? इस कानून में ये था कि हिंदू परिवार में जो बेटे होंगे या बेटियां होंगी और जो माँ होंगी, इनको बराबर हिस्सा मिलेगा, बराबर हिस्सा मिलता है। हिंदू कानून अधिनियम जो कानून 2005 में आया, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि हिंदू परिवारों में बेटों को, बेटियों को, पत्नी जो होंगी या माँ जो होंगी उनकी, उनको बराबर हिस्सा मिलता था। क्या होता था? बराबर हिस्सा मिलता था। आगे देख लेते हैं हम लोग। तहसीलदार के दफ्तर में ही ये 2 बार हो गया, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए अगर आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, इसके साथ साथ आपको सभी पीडीएफ आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको यहाँ प्रोवाइड कराई जाएंगी। एसएसटी, चाहे आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, साथ सेकंड की कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट, एसएसटी, आपकी ईवीएस, पेडागोजी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। ग्रुप में जुड़ने के लिए, पीडीएफ के लिए, और ये ग्रुप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हो सकता है 20 तारीख से यहाँ पर हम लोग क्विज भी स्टार्ट कर दें, तो 9808347403 पर आप लोग मैसेज करके ग्रुप में जुड़ सकते हो। और जिन लोगों ने अभी वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, प्लीज़ आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आप चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है आपकी सीटेट के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 7, नगर प्रशासन। चैप्टर नंबर 7 हमारा होने वाला है, जिसका नाम है नगर निगम। और नगर प्रशासन चैप्टर का नेम है, हम लोग नगर निगम इसमें टॉपिक पढ़ लेते हैं। देखिए, यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, सड़कों व बाजारों में सफाई का काम करना, ये सब किसके कार्य है? ये सब किसके काम है? ये नगर निगम के ये काम है। किसके काम है? ये नगर निगम के काम है। नगर निगम को छोटे कस्बों में क्या कहते हैं? नगर निगम को छोटे कस्बों में नगर पालिका कहते हैं। नगर निगम को छोटे कस्बों में क्या कहा जाता है? नगर पालिका कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, नगर निगम हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। जैसे आपके मैंने बताया पंचायत में, ग्राम पंचायत में वार्ड होते हैं, ऐसे ही आपके नगर निगम में भी वार्ड बने हुए होते हैं। और नगर निगम के वार्ड का जो इलेक्शन होता है, इसको पार्षद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पार्षद के नाम से इसको जाना जाता है। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं। क्या करते हैं? विभिन्न निर्णय लेने का काम करते हैं। वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, आयुक्त जो होता है उसको कमिश्नर भी बोला जाता है। आयुक्त को क्या बोला जाता है? याद रखिएगा, कमिश्नर और
प्रशासन कर्मचारी करते हैं। याद रखिएगा, ये लोग निर्णयों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, लेकिन इसको लागू किसके द्वारा किया जाता है? लागू इसको कमिश्नर या आयुक्त कह लीजिए, और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आगे इसमें जैसे मैंने बताया था, ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है, वहां जो सरपंच है उसको चुना जाता है, वहां पर एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, इसे सेक्रेटरी सचिव कहा जाता है, उसकी वहां पर नियुक्ति की जाती है, उसका वहां पर इलेक्शन नहीं होता। सेम पार्षदों का यहाँ पे इलेक्शन होता है। और नगर निगम में एक नगरायुक्त होता है, जो प्रशासनिक जो भी वहाँ के जो उन्हें रूल को फॉलो कराते हैं, जो उन्हें लागू करते हैं, तो वो कमिश्नर होता है। और इस कमिश्नर की और जो भी प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं, इनका इलेक्शन नहीं होता, बल्कि ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ये भी क्या कहते हैं, इनकी भी नियुक्ति की जाती है सरकार के द्वारा, इनके लिए इलेक्शन नहीं होता। जबकि पार्षद के लिए क्या होता है, चुनाव यानी कि इलेक्शन कराया जाता है। पार्षद कैसे होते हैं, निर्वाचित होते हैं, नहीं चुनाव होता है, इनकी सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है आपका नगर निगम। नगर निगम के पास जितना पैसा आता है, उसमें संपत्ति से केवल 25 से 30% आता है। संपत्ति कर से कितना आता है, 25 से 30% ही आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला पॉइंट है कि 1994 में यानी कि 1994 में सूरत में भयंकर प्लेग फैला था, और प्लेग हवा के जरिए फैलता है। दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। पहला, प्लेग कैसे फैलता है, हवा के जरिए फैलता है। प्लेग सूरत में कब फैला था, तो 1994 में फैला था। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई, गांधी जी की 150वीं जयंती पर। कितनीवीं, 150वीं जयंती पर। किसकी, गांधी जी की। किसकी, गांधी जी की 150वीं जयंती पर, गांधी जी की, है ना, याद रखिएगा। गांधी जी की कैसी थी, 150वीं जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को ये की गई। किसकी जयंती थी, गांधी जी की 150वीं जयंती पर। अगला चैप्टर है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। चैप्टर नंबर 8, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इसमें दे रखा है कलपट्टू गांव तमिलनाडु में समुद्र तट के पास है। कलपट्टू गांव जो है ये किस राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में है, और ये क्या है, समुद्र तट के ये पास है। यहाँ मुख्यतः धान की खेती होती है। किसकी, धान की खेती होती है। यहाँ आम, नारियल बाग हैं। यहाँ किसके बाग हैं, आम और नारियल के बाग हैं। यहाँ कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। नेक्स्ट है, हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। ग्रामीण परिवारों में क्या है, लगभग 40% खेतीहर मजदूर हैं। नेक्स्ट, चिजामी गांव नागालैंड के फेक जिले में है। याद रखिए, कौन सा गांव, चिजामी। कौन सा गांव, चिजामी गांव। कहाँ पर है, ये नागालैंड में है। और जिला कौन सा, फेक जिला है। जिला कौन सा है, फेक जिला है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग, कौन सा, चखेसंग समुदाय के हैं। किस समुदाय के हैं, चखेसंग समुदाय के हैं। ये सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। फिर सुन लीजिए, चखेसंग समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं, तो याद रखिएगा इनके गांव का नाम चिजामी है। चिजामी जो है फेक जिले में पड़ता है, नागालैंड राज्य में है। और चखेसंग के लोग जो खेती करते हैं, ये सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। नेक्स्ट है, पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांट दिया जाता है। ये जो सीढ़ीनुमा खेती है वो क्या होती है, देखिए यहां से स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन बनेगा, तो सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना, वहीं आप लोग गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, पहाड़ी की ढलाऊ जमीन जो है ये छोटे छोटे सपरेट सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है, और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदला जाता है। कैसे, सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है, और प्रत्येक टुकड़े के किनारे को ऊपर उठा देते हैं। प्रत्येक टुकड़े के किनारे क्या कर देते हैं, ऊपर उठा देते हैं, जिससे पानी भरा रह पाए। पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, और इस जमीन पर क्या करते हैं हम लोग, सीढ़ियों के रूप में बदला जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े को क्या करते हैं, उसके सपाट टुकड़े किनारे को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, जिससे वहां पर पानी क्या रहे, पानी भरा रहे। एक कैटामैरिन वर्ड आ जाता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कैटामैरिन क्या है, तो याद रखिएगा
ये मछुआरों की नाव होती है। कैटामैरिन क्या है? कैटामैरिन याद रखिएगा, ये मछुआरों की नाव को कैटामैरिन कहा जाता है। नाव होती है एक प्रकार की, क्या है ये? नाव है। चैप्टर 9 आजीविका, शहरी क्षेत्रों में आजीविका। चैप्टर नंबर याद रखिएगा, चैप्टर नंबर आपका 9 शहरी क्षेत्रों में आजीविका। देखिए भारत में 5,000 से ज्यादा शहर है और 27 महानगर है। महानगर 27 और याद रखिएगा 5,000 से ज्यादा शहर है। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। कितने? 10 लाख से भी ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये कहाँ रहते हैं? महानगर में रहते हैं। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। हमारे देश में क्या है? लगभग 1 करोड़ लोग क्या करते हैं? शहरी इलाकों में क्या करते हैं? फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। तो साथियों इस तरीके से क्लास 6 की पॉलिटी आपकी हो जाती है कंप्लीट। इस वीडियो को देखने के बाद, इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद मैं भरोसा दिलाता हूँ, इतना भरोसा आप इस भाई पर कर सकते हैं कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ यहाँ पर मेरे द्वारा डाला गया है। बुक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग मैसेज कर सकते हो, 9808347403 पर मैसेज कर सकते हो। यहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और आपकी एग्जाम तक आपको रेगुलर जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड पीडीएफ है, ये सभी पीडीएफ आपको इस नंबर पर मैसेज करके जिस ग्रुप में आप जुड़ोगे उस ग्रुप में आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और साथियों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना आप लोग ना भूलें अपने फ्रेंड के साथ। वीडियो को शेयर जरूर करें और जिन मेरे भाई बहन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो ये था साथियों क्लास 6 की पॉलिटी का संपूर्ण निचोड़ एनसीईआरटी का। इसके अलावा आप कुछ भी पढ़ना मत, सिर्फ ये पढ़ लीजिए, आपका काम एनसीईआरटी का हो जाएगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको करना है पास सीटेट और उसके बाद लेनी है जॉब, इसके लिए पढ़ते भी रहिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।